अल्प विकसित मुल्कों में आता है। दुनिया में अभी करीब करीब 45 अल्प विकसित लिस्ट है, जिसमें नेपाल का नाम बहुत ऊंचा है। अल्प विकसित कम विकसित देश में क्यों? इतना प्राकृतिक स्रोत और साधन, विकास के लिए आधार, देशियों को, जनजातियों को, पिछड़ा वर्गों को, दलितों को, शोषित पीड़ित सबों को समेट करके, समावेश करके और समान के सम्मान के साथ समानता के आधार पर राज्य में भागीदारी करवाते हुए अगर आगे बढ़ाया हुआ होता तो आज नेपाल संसार का सबसे समृद्ध मुल्क बन गया होता। इतनी क्षमता यहाँ प्राकृतिक स्रोत ने दिया है, लेकिन विभेद और असमानता के कारण देश आज बर्बाद है। राजनीति को केवल सत्ता और लूट से जोड़ा गया है। राजनीति में मूल्य, मान्यता, आदर्श समाप्त हो रही है। सिद्धांत और विचार की सोच आज अत्यंत कमजोर होती जा रही है। केवल अवसरवाद का बोलबाला रहा है। ऐसी अवस्था में तरक्की संभव नहीं है। तरक्की के लिए लोकतंत्र चाहिए। तरक्की के लिए समावेशी लोकतंत्र चाहिए। सबों का भागीदारी और साझेदारी का लोकतंत्र चाहिए। तरक्की के लिए सुशासन चाहिए, सदाचार चाहिए, सुशासन चाहिए। भ्रष्टाचार और कमीशन तंत्र का खात्मा चाहिए। सुशासन के अभाव में विकास नहीं हो सकता, और जब तक विकास का गति आगे नहीं बढ़ेगा तो समृद्धि नहीं आएगी, और जब तक समृद्धि नहीं आएगी तब तक हम गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, रोग से जनता को मुक्ति नहीं दिला सकते। आज की आवश्यकता है उस ओर जाने के लिए। मुल्क को अब उस ओर ले जाने की आवश्यकता है। मुल्क में अब संघीय गणतंत्र को, समावेशी लोकतंत्र को संस्थागत करते हुए, सुशासन और आर्थिक विकास करते हुए, समावेशी लोकतंत्र को आगे लगाते जाते हुए एक लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण, एक समतामूलक समाज के निर्माण की ओर ले जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता इधर है, लेकिन आज के राजनीति भी क्या है? गंदा खेल। किसी ने लिखा है कि पॉलिटिक्स इज डर्टी कैमरे हैंग खेल एंड प्लेड बाय डर्टी मैन। गंदे लोग इसे खेलते हैं। मेमोरी शो नहीं करे। वो कहावत आज नेपाल के राजनीति में दिखाई देती है। इसका अस्थिरता, बहुदलीय व्यवस्था आने के बाद 46 से 56 तक 10 साल में 14 बार सरकार चेंज हुई। 10 साल में 14 बार। फिर गणतंत्र आने के बाद 65 के बाद 75 तक 10 साल में देखिएगा तो उससे भी ज्यादा बार सरकार बदला है, आता रहा, जाता रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राजनीतिक स्थिरता, मूल्य, मान्यता और आदर्श की राजनीति खत्म हो गई। केवल व्यक्तिगत स्वार्थ को ही आगे रख करके, अपने दल की स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे रख करके जब हम देखेंगे तो राजनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल आर्थिक उपार्जन के लिए साधन के रूप में होता है, जबकि राजनीति सेवा करने का
कार्य, निर्माण का कार्य, राष्ट्र निर्माण का कार्य, सेवा का कार्य, विकास का कार्य, समस्याओं का समाधान का कार्य। लेकिन जहां व्यक्तिवादी चिंतन बहुत चरम सीमा पर हो तो राजनीतिक अस्थिरता ही होगा। दूसरी तरफ जो संविधान बनी, बहुत लोगों ने शहादत दिया, लंबी लड़ाई लड़ी गई, संविधान सभा है, जो संविधान बनाया गया वह संविधान में शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, लगाई की जो व्यवस्थाएं हैं अत्यंत त्रुटिपूर्ण है, जिसके कारण आज देश के लोकतंत्र आज संकट में। तो हम लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि संविधान को बदलो, संविधान का पुनर्लेखन करो, संशोधन करो, शासकीय स्वरूप को बदलो, निर्वाचन प्रणाली को बदले। आज जो संसदीय व्यवस्था है ये वेस्टमिंस्टर का नकल किया हुआ व्यवस्था है, नेपाल में असफल हो चुका है। संसदीय व्यवस्था नेपाल में पूर्ण रूप में असफल हो चुका है। इससे अब तरक्की राज नहीं कर सकते हम। तो क्या चाहिए? जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति प्रणाली। आज का निर्वाचन प्रणाली जो है इतना विकृत मूलक है, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली। नीचे से गांव से लेकर के ऊपर तक संसद तक के चुनाव में पैसा खर्च नहीं करता है, पैसा पानी के तहत बहाता है। और इतनी खर्चीला चुनाव नेपाल जैसे गरीब मुल्क के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर यही चुनाव प्रणाली रही, इतनी खर्चीले चुनाव प्रणाली रहा तो देश भ्रष्टाचार और कुशासन के दलदल में फंस जाएगा। इसलिए इस चुनाव प्रणाली को बदलो और ऐसी चुनाव प्रणाली जहां न पार्टी का एक पैसे खर्च हो, न उम्मीदवार को एक पैसा खर्च करना पड़े, ऐसी चुनाव प्रणाली। ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा, करीब करीब दुनिया का 71 देशों में ऐसी निर्वाचन प्रणाली, यानी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। और सांसद लोग, संसद जो हो वह समावेशी हो, पूर्ण समावेशी हो, और संसद लोग संसदीय कार्य करे, विधायक है विधान बनावे, संविधान करे, कानून बनावे और सरकार पर निगरानी रखे। संसद खुद सरकार में जाने का जो रास्ता है यह विकृति और कुशासन में ले जाने की रास्ता है, इसे खत्म करें और राष्ट्रपति, कार्यकारिणी राष्ट्रपति जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित। इसी बात जो पालिकाएं हैं, गांव हो या नगर पालिकाएं हैं, ये पालिका को राजनीतिक पहलवानी और लूट का अखाड़ा न बनाए। इसे दल कहीं दुनिया में नहीं है, बहुत कम मुल्कों में इसे दलीय राजनीति से दूर रख दिया, ताकि कोई भी आदमी समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़े, योग्य और सक्षम आदमी आगे बढ़े। आज ऐसा हो रहा है कि अच्छे लोग, योग्य लोग, विद्वान लोग राजनीति में ऐसे दूर भाग रहा है। आज अच्छे अच्छे युवा लोग दूर भाग रहा है क्योंकि राजनीति में विकृतियां हैं। आज मुल्क के लिए आवश्यकता है कि इसको करेक्शन करें, लेकिन इसको करेक्शन कौन करेगा? आपने सिंधुली में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, जब सपा नेपाल की बात हुई। मैं पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं थी, सफल करना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मी फोरम में समस्या आती है, कहां सफल करते हैं? संगठन के अंदर, फिर उसको समाधान करते आगे बढ़ते हैं।
सभी निर्णय सर्वसम्मति से होता है, कोई समस्या नहीं। मैं जब जिस दिन मैं बाहर गया उस दिन मैं मीटिंग में, और कोई बात प्रॉब्लम समस्या नहीं थी। मैं बाहर क्यों गया कि अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए, जैसे किसी घर के लोग अगर बाहर चल जाए और चोर को मालूम हो कि आज इस घर में कोई नहीं है तो क्या करता है, वो ताला तोड़ करके उठा के ले जाता है। हमारे कुछ साथी लोगों के दिमाग में ये आया कि अब तो इस यहाँ नहीं है, चलो ताला तोड़ते हैं और कुछ उठा के चले जाते हैं। फिर उसमें भी विवाद है। सिंधुली में प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया कि मैं अपना सत्ता टिकाने के लिए जनता समाजवादी पार्टी को तोड़ दिया, यही बोला है। आप लोगों ने भी सुना होगा, सारा वायरल हो रहा है, वीडियो क्लिप सब मैंने भी सुना। हम लोगों को जो तोड़ के गया है वो क्या करता है, अध्यक्ष तानाशाही हुआ इसलिए तोड़ दिया। वो कहता है हमने तोड़ा अपना सत्ता बचाने के लिए। फिर मैंने पूछा दूसरे से कैसे तोड़ दिया, तो कुछ को खरीदा और कुछ को कहा कि तुमको पद दे देंगे, मंत्री बना देंगे, सब कुछ तो बस काफी, इतना ही काफी हो गया। यानी व्यक्तिगत स्वार्थ के खातिर, फिर स्वार्थ भी तो दिया ही था ना, मंत्री तो बनाया ही था, तो मंत्री भी गया, अब क्या चाहिए। यहाँ मंत्री था, क्या क्या कारनामे किया है आप लोगों को मालूम है ना। यहाँ तो स्वास्थ्य मंत्रालय में था ना, क्या क्या कारनामे किया सब मालूम है, फिर भी उसको मंत्री दिया। वो क्यों भागा। दूसरा का भी मंत्री था, अब इससे पहले कैबिनेट मंत्री रहा 1.5 साल से। फिर उनकी पत्नियों को भी सांसद बनाया गया। हो सकता है भविष्य में बेटे बच्चे भी बन जाता, लेकिन वो क्यों हुआ है, ये ताज्जुब की बात है। फिर पूछते हैं पत्रकार लोग, भाई आप लोगों का नीति में क्या फर्क हुआ, सिद्धांतिक फर्क है कि नहीं। कहता नहीं, नीति सिद्धांत और कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं है, वही है। फिर फोड़ा क्यों, चुप, कोई जवाब नहीं। तो इससे साजिश क्या है कि जो इसे मैं साजिश के रूप में लिया हूं कि जो मधेश का मुद्दा आगे बढ़ रहा है, आज संघीयता की इसको संस्थागत करने की सवाल है। आज आदिवासी जनजातियों की पहचान की संघर्ष आगे बढ़ी है, इसके विरुद्ध साजिश, इसके विरुद्ध साजिश है। और उस साजिश का शिकार व्यक्तिगत स्वार्थ और अतृप्त आत्मा, जिसका आत्मा कभी तृप्त ही ना हो, अतृप्त आत्मा वाले लोग जो है और जो है उनकी व्यक्तिगत स्वार्थ और अतृप्त आत्मा हो तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और उनका उपयोग करके जो हम मुद्दे हैं उनको समाप्त करने का साजिश किया गया। ये आज ही नहीं, जब हम लोग निरंकुश पंचायत व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग जेल में जाते थे, हमारे कई नेता वक्तव्य निकालता था, फलाना आदमी थी देखी, हाँ पंचायत लाई समर्थन कर जान सकते वक्तव्य ही करता था। कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता लोग गए, सूर्य बहादुर गए, तुलसी गिरी गए, रुद्रगिरी गए, बहुत सारे लोग गए। कम्युनिस्ट पार्टी से भी बहुत प्रश्न कर किया, कांग्रेस से पटनायक चौधरी महासचिव वो भी गए, कम्युनिस्ट पार्टी से कमल राज, बीजेपी अधिकारी, राय माझी, बहुत हस्ती वाले नेता वक्तव्य देते हुए, पार्टी छोड़ते हुए राजा के शरण में जाते थे, पंचायत में जाते थे। लेकिन क्या जब लोकतंत्र की लड़ाई रही, कांग्रेस कम्युनिस्ट खत्म हो गया और निर्दलीय व्यवस्था ठीक है, जिसने कांग्रेस कम्युनिस्टों को तोड़ फोड़ करके अपना
सत्ता को, सियासत को बचाना चाहा, वो व्यवस्था भी गई और वो शासक भी गया और राजतंत्र का भी खात्मा हो गया। इसलिए दो चार ठो लोभी, पापी, लालची, जिनका न कोई जनता में आधार हो न दायित्व हो, ऐसे लोगों को इकट्ठे करके कोई कहेगा हमने रण जीत लिया, तो मधेश में संभव नहीं है, वो असंभव ही है ना। तीसरा है कि बड़ी बातें थी तो महाधिवेशन हो ही रहा है। अब आपको 28, 29, 30 गते ही महाधिवेशन हो रही है। महाधिवेशन में एक चीज हुआ कि हम लोगों का पार्टी का आधार मधेश है और आज मधेश से 1 लाख से भी ज्यादा पार्टी के क्रियाशील सदस्य हुए, तो पार्टी की शक्ति हुई। इससे भयभीत होने की क्या जरूरत है? इससे भयभीत होकर के महाधिवेशन में फेस करने का साहस न होने के चलते भी भाग करके जो मिलता है वही लेने चल के किया गया है। उनकी राजनीतिक कारण ही नहीं। यहां से भाग के तोड़फोड़ करके गए हैं। आपको याद होगा कि वो लोग उधर से तोड़फोड़ करके ही यहाँ आए, उधर से तोड़फोड़ करके यहाँ आए, यहाँ से तोड़फोड़ के वहां गए, पता नहीं वहां भी कहाँ जाएगा। उसी में से एक ग्रुप कहता हम लोग पार्टी को थोड़ी बना सकते हैं, एक ठो वैधानिकता खड़ा करेंगे और किसी पार्टी के साथ चले जाएंगे, जो स्वार्थ पूरा करेगा चले जाएंगे। एक कहता है माओवादी में जाएंगे, उसी में से एक ग्रुप कहता है ये माले में जाएंगे। अपना तो पार्टी चलाने का दम है नहीं। तो ये केवल राजनीतिक रूप से व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा पूर्ति करने के लिए अवसरवादी और ये अतृप्त आत्माओं का हताश मानसिकता का उपज है, जो किसी ने कह दिया और पार्टी तोड़ दिया। ऐसे लोगों से क्या देश बनेगा, क्या जनता का मुक्ति मिलेगा? इस तरह के लोग कभी दुनिया में किसी को मुक्ति दिलाया ही नहीं है और किसी संघर्ष का नेतृत्व कर भी नहीं सकता है। हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं, कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि कूड़ा करकट बहा के चला गया और स्वच्छ हुई और गति के साथ आगे बढ़े। जो लोगों ने पार्टी को धोखा दिया, देश को धोखा दिया, मधेश को धोखा दिया, उनका कोई भविष्य कल भी नहीं हुआ इस तरह से करने वाले। और इन लोगों का तो कोई भविष्य ही नहीं, कोई भविष्य नहीं होगा, केवल दूसरे के चाकरी और तारफदारी करने के अलावा। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी ने कल का मधेश आंदोलन मधेसी जन अधिकार फोरम के जग पे खड़ा हुआ एक क्रांतिकारी पार्टी है, एक सिद्धांत, विचार और आदर्श को लेकर चलने वाली पार्टी है। आज ये पार्टी जो आप यहाँ देख रहे हैं, शहीदों को प्रति, इन शहीदों के मार्ग दिखाए हुए मार्ग पे चलने वाली पार्टी कभी अविचलित नहीं होगी, निरंतर मुक्ति के यात्रा पर चलते रहेंगे। और हमारा लड़ाई सड़क में भी होगा, संसद में भी होगा, सरकार में रहेंगे तो वहां भी लड़ाई ही होगा। यानी हम संघर्ष के मार्ग से ही आगे बढ़ेंगे। संघर्ष का स्वरूप और समय होगा और संघर्ष में कई मोड़ हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है, और बहुत सारे लोग पीछे छूट भी गए यह संघर्ष के दौर में आगे बढ़ते बढ़ते। कुछ इस बार भी भटक गए हैं, इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं। जो गंदगी थी वो चले गए, स्वस्थ स्वस्थ जीवन के लिए शरीर के विकार को निकालना पड़ता है और वो विकार खुद ही
इसलिए कुछ साथी लोग उत्साह भी है। हाँ, कुछ दिन के लिए हमारी संख्या कम में से हुई होगी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो भी बाहर जाते हो, जब घर में ताला लगा के घर वाले बाहर निकल जाए तब घुस करके सामान चुरा के भागे, ऐसे लोगों को नेता नहीं कहा जाता है। ये लोग असल नहीं हो सकते, असल सामाजिक लोग ही नहीं हो सकते। और महाधिवेशन पार्टी की हो और एक नई शक्ति के रूप में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आ गया है। हाँ, अब जरूरी है कि हमारे अंदर भी कमी कमजोरियां हो सकती है। हम लोगों ने भी गलती किया होगा, उसकी समीक्षा करेंगे, उसको समीक्षा करके कहां अच्छा बात काम हुआ उसको आगे बढ़ाएं, जहां कमी कमजोरी रही है उसको सुधारते हुए और मजबूती के साथ आगे बढ़े। और ये आगे बढ़ेगी कदम को कोई रोक नहीं सकता। संघीय गणतंत्र जिसे मधेश के सपूतों ने, देश के सपूतों ने बलिदान देकर के स्थापित किया है, उसे हम समाप्त होने नहीं देंगे। लोकतंत्र के को हम खत्म होने नहीं देंगे, समावेशिता को हम खत्म होने नहीं देंगे। हम नागरिक स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। हमारा मधेश मेची से महाकाली तक का मधेश है। यह संविधान में उन लोगों ने 5 टुकड़े कर दिए, जिसके 6 महीना हम लोग लड़े तो मधेश को 5 टुकड़ा करके 8 जिला को मधेश बनाया। केवल 8 जिला मधेश नहीं है, मेची से महाकाली तक का समतल भूभाग मधेश है। और मधेश आंदोलन का डिमांड स्वायत्त मधेश प्रदेश रहा, और जो सरकार ने स्वीकार किया, अंतरिम संविधान में लिखा गया है स्वायत्त मधेश प्रदेश होगा। नेपाल के अंतरिम संविधान में लिखा। लेकिन यह संविधान बनाने वालों ने मधेशियों को धोखा दिया, जनजातियों को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन्हें भी धोखा दिया। महिलाओं और दलितों को उचित स्थान नहीं देकर उनके साथ भी धोखाधड़ी किया गया। इसे सुधारना होगा, संविधान को पुनर्लेखन करना, संविधान को संशोधन करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ, या तो यह संविधान खत्म हो जाएगा और अभी की व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी, या तो एक नई क्रांति होगी जो नई ढंग से क्रांतिकारी संविधान का निर्माण करेगी। दो ही रास्ता है, या तो प्रतिगमन की रास्ता, संघीय गणतंत्र को खत्म करके एक तानाशाही व्यवस्था की ओर जाएगा, या इस संविधान को खत्म करके एक क्रांतिकारी आंदोलन, नई क्रांति होगी जो नई क्रांति का नया संविधान का निर्माण करेगा और तमाम तरह का भेदभाव, असमानता, विभेद को खत्म करेगा और सबकी बराबर का हक, बराबर की भागीदारी, सबको सामाजिक न्याय और समानता का अनुभूति कराएगा। समता मूलक समाज निर्माण का मार्ग खोलने के लिए संविधान बनेगा क्रांति के बाद। 2 रास्ते हैं। हम लोग प्रतिगमन के विरुद्ध हैं, हम लोग आगे क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिन में परिवर्तन और आगे बढ़ेगी, यह स्पष्ट है। इसलिए यह गति ही रुक नहीं जाती, यह आगे बढ़ती जाएगी। और आप लोगों का यह मधेसी स्वास्थ्य फोरम का अधिवेशन सफल हो, अच्छी तरह से सफल हो, यही शुभकामना के साथ आप लोगों ने विगत में बहुत अच्छे काम किया, सबको बधाई देते हुए और सफलता की शुभकामना के साथ मैं अपने मंतव्य को मानता हूँ। बहुत बहुत